नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले 3 लेक्चर से हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें मुख्य तौर पे हम लोगों ने बातें की थी हड़प्पा सभ्यता के ओरिजिन के बारे में, उसके उद्गम के बारे में, और उसके बाद बातें हुई थी हमारी एक्सटेंट यानी उसके विस्तार को लेकर, उसके एक्सपेंशन को लेकर, और फिर हमने बातें की थी रिलीजन के बारे में कि रिलीजियस कंडीशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्थिति क्या था, और उसके बाद सोशल कंडीशन यानी हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, और उसके बाद बातें हुई थी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में यानी हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति, और लास्ट वाले वीडियो में बातें हुई थी इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, जिसमें मुख्य तौर पे इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में बातें हुई थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य तौर पे 5 चीज़ों के बारे में। वह 5 चीज़ें कौन कौन है एक बार आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माप तौल के बारे में, उसके बाद मृदभांड व्यवस्था के बारे में, हड़प्पा सभ्यता में जो मृदभांड बनाए जा रहे थे उसके लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, और कौन कौन से मृदभांड और कौन कौन से नई नई चीज़ें कौन कौन से प्लेसेस से मिले हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मुहर के बारे में। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार हो रहा था, इंटरनल ट्रेड भी और एक्सटर्नल ट्रेड भी, तो उसके लिए मुहर का इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी उस दौर में जो तकनीकी ज्ञान है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच, उसके बारे में बातें होंगी। और उसके बाद हमारी बातें होंगी लिपि के बारे में यानी कि स्क्रिप्ट के बारे में। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में लोग लिखना भी जानते थे, हालांकि उसको पढ़ा नहीं गया है, तो वह जो लिखते थे उसको लिखने के लिए वह किस लिपि का इस्तेमाल करते थे, उन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इसको ऑब्जेक्टिव वे में पॉइंट वाइज लिखा है, जब जब मैं एक एक पॉइंट पे आऊँगा तो बारी बारी से मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप ध्यान दीजिएगा हमारे शब्दों पे, और आप कोशिश कीजिएगा कि आपका नोट्स हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बने। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कभी भी नोट्स को नहीं बनाइए, नहीं तो आगे चल करके बहुत परेशानी होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग माप तौल से बात करेंगे। ठीक है, माप तौल के ज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें 2 तरीके के व्यापार थे। पहला आंतरिक व्यापार और दूसरा बाह्य व्यापार। तो आंतरिक व्यापार में जो घरेलू व्यापार होता था, जैसे डेली लाइफ में जो सामान वगैरह लोग खरीदते थे, उसके लिए वो जिस दुकान पे जाते थे तो उस दुकान का व्यक्ति, यानी आज के डेट में कहें कि जो छोटे छोटे दुकान होते हैं, किराना दुकान, गांव में आप जाएंगे तो वो चीज़ें अभी भी देखने को मिलेगी। तो उन चीज़ों को, यानी वहाँ पर उस दुकान में सामान को तौलने के लिए, सामान को मापने के लिए वो लोग एक अलग बटखरे का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता से हमें तराजू का भी प्रमाण मिला है और बटखरे का भी प्रमाण मिला है। बटखरा वो बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा कि आप कहीं पे कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हमें आधा केजी चाहिए, 500 ग्राम आलू चाहिए, तो एक तरफ बटखरा रखा जाता है 500 ग्राम का और इस तरफ आलू तौलकर आपको दिया जाता है। तो यह जो पद्धति है, यह सिस्टम हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलती है। क्लियर आते हैं। अब आते हैं माप तौल जब वो लोग करते थे, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मापने तौलना जानते थे, उनके पास मापने का ज्ञान था, तौलने का भी ज्ञान था। तो वो लोग माप तौल के लिए बाट का प्रयोग करते थे। जैसे हम लोग अभी बटखरा बोलते हैं, उसी को वो लोग बाट बोलते थे, तो बाट का प्रयोग करते थे। उसके साथ साथ वो लोग 16 के गुणज में उन चीज़ों को काउंट करते थे, जैसे 16, ठीक है, जैसे 32, उसके बाद 64, 48, 64, इस तरीके से 16 के रेशियो में आगे बढ़ता चला जाएगा। आप देखिएगा, यह आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि भारत में अभी भी 16 वाला जो पद्धति है, 16 गुणज का पद्धति, वो अभी भी चलता है। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 4 आना, ठीक है, आप जब छोटे होंगे तो आपको पता होगा कि 4 आना का मतलब होता था, 4 आना का मतलब 25 पैसा होता था। ठीक है,
और 16 आना का मतलब होता है 1 रुपया। यानी अभी आप जो 1 रुपया इस्तेमाल कर रहे हो उसका अर्थ है 16 आना, यानी 16 के गुणज में ही अब 2 रुपये का इस्तेमाल करेंगे यानी कि 32 आना। ठीक है, तो आप देख रहे हो 16 के गुणज में ही धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे चल करके हमारा जितना भी मॉनेटरी सिस्टम है। तो यानी कि यह 16 का जो गुणज है वो हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज तक हमारे समाज में प्रेजेंट है, आज तक हमारे समाज में विद्यमान है। आगे आते हैं हम लोग। कुछ हमारे स्टूडेंट थे असम से, एक वो हमें मैसेज किए थे और उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी में चाहिए चीज़ों को आप अंग्रेजी में लिख दें। तो मैं कहता हूँ इसमें कुछ चीज़ें टफ नहीं है, आप इसको आसानी से अंग्रेजी में कर सकते हो। ये सब प्लेसेस के नाम है, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम है, तो इसमें आपको ज़्यादा अंग्रेजी में परेशानी नहीं होगी। और जहाँ पे परेशानी होगी, कुछ टेक्निकल टर्म आएंगे तो वहाँ पे मैं तो उसको बोल भी देता हूँ और लिख भी देता हूँ। तो आगे आते हैं हम लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं। और दूसरा हमारे पास द्विचर प्रणाली का प्रयोग। ठीक है, द्विचर प्रणाली का वो लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद जब वो लोग माप तौल के लिए बाट का प्रयोग करते थे तो बाट बनाने के लिए वो किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? तो पहला चकमक पत्थर। ठीक है, यानी चकमक पत्थर का इस्तेमाल बाट को बनाने के लिए करते थे। उसके साथ साथ चूना का प्रयोग करते थे, सेलखरी का प्रयोग करते थे, और उसके बाद डंडे से मापने की भी प्रथा उनके अंदर विद्यमान थी। यानी यह 4 चीज़ों का इस्तेमाल, कौन कौन? चकमक पत्थर, चूना और सेलखरी, यह 3 चीज़ों का इस्तेमाल वो लोग बाट को बनाने के लिए करते थे। उसके अलावा वो उनके अंदर डंडे से मापने, जैसे आप अभी भी आप जब गांव में खेत मापा जाता है तो कई जगहों पे ऐसा किया जाता है, डंडे से मापा जाता है। ठीक है, तो डंडे से मापने की प्रथा हड़प्पा सभ्यता के लोगों में भी एग्जिस्ट कर रही थी। अब इसमें देखते हैं कि जब डंडे से मापने की प्रथा थी तो कई ऐसे प्लेसेस मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के जहाँ से डंडे का प्रमाण भी मिला है। ठीक है, तो कैसे आप देखिए, एक एक प्लेसेस का नाम आप हमारे साथ लिखते चलिएगा, कहाँ से और किस पदार्थ का बना हुआ डंडा मिला है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से पहला डंडा मिला है जो कि सीपी का बना हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पहला डंडा मिला है जो सीपी का बना हुआ था। उसके बाद लोथल जो कि गुजरात का ही हिस्सा है, लोथल से हाथी दांत का, ठीक है, लोथल से हाथी दांत का बना हुआ डंडा मिला है। और उसके बाद सुरकोटदा, ठीक है, यह भी गुजरात का ही हिस्सा है। सुरकोटदा से भी एग्रीमनी, ठीक है, एग्रीमनी भी एक तरीके का छड़ होता था। ठीक है, एक तरीके का छड़ होता था और इसका बना हुआ भी हमें मापने के लिए एक डंडा बना हुआ मिला है, एग्रीमनी रॉड का। उसके बाद हड़प्पा से हमें तांबा का बना हुआ रॉड मिला है। ठीक है, और उसके बाद कालीबंगा से हमें मिट्टी का बना हुआ मिला है। ठीक है, तो यह 5 प्लेसेस थे जहाँ से अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग पदार्थ से बना हुआ मापने के लिए डंडा मिला है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 1 फीट को। ठीक है, वो लोग 1 फीट को कहते थे 37.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 37.6 सेंटीमीटर को 1 फीट कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। उसके साथ साथ 1 हाथ की दूरी को, ठीक है, 1 हाथ की दूरी को 51.8 सेंटीमीटर से लेकर 53.6 सेंटीमीटर यानी 51.8 यानी 8 से लेकर के 53.6 सेंटीमीटर के बीच के डिस्टेंस को 1 हाथ का डिस्टेंस माना जाता था। उसके बाद इनके यहाँ मैंने बताया कि द्विभाजन प्रणाली भी था और दशमलव प्रणाली, यह दोनों चीज़ें इनके यहाँ मौजूद थी। तो यह माप तौल की पद्धति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे पे बात करते हैं और दूसरा हमारा है मृदभांड के बारे में बात करते हैं। तो मृदभांड का अर्थ मैंने आपको समझाया था, जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता है उसको मृदभांड बोलते हैं। अब देखिए, इसमें यहाँ पर जब मृदभांड बनाया जा रहा है तो यहाँ पर कई तरीक़ों से मृदभांड बनाया जा रहा है। और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, यानी कि मृदभांड को बनाने के लिए लोग मिट्टी के साथ साथ चूना, ठीक है, चूना और उसके साथ साथ अभ्रक, ठीक है, अभ्रक, यानी 3 चीज़ों का ये लोग प्रयोग कर रहे थे। किसको? एक तो मिट्टी का, एक तो चूना का और उसके बाद अभ्रक का प्रयोग कर रहे थे। उसके साथ साथ उसको रंगने के लिए, ठीक है, उसकी रंगाई के लिए डिफरेंट टाइप के, यानी डिफरेंट टाइप के कलर का ये लोग प्रयोग कर रहे थे।
उसके साथ साथ जो भी पॉटरी बनाया जाता था, जो भी बर्तन बनाया जाता था, उसके 3/4 हिस्सा, यानी कि मान लीजिए कि बड़ा सा पॉट है तो उसका 1/3 हिस्सा पेंट कर दिया जाता था। ठीक है, 3/4 का क्या अर्थ है, जैसे मान लो कि बड़ा सा पॉट है तो इसका 3 हिस्सा, ठीक है, इस तरीके से इसको कलर कर दिया जाता था। ठीक है, और कलर करने के लिए डिफरेंट टाइप के रंग का इस्तेमाल किया जाता था। कोई एक फिक्स रंग नहीं था कि ब्लैक वाइट, ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी कलर का प्रयोग किया जा सकता था। उसके बाद जो बर्तन बनाए जा रहे थे, यानी जो मृदभांड बनाया जा रहा था, उसका शेप त्रिकोणीय होता था, कहीं कहीं पे शंकुकार होता था। ठीक है, शंकु को अंग्रेजी में कोन बोलते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो इसको कोन लिख सकते हैं, और इसको ट्रायंगुलर बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर यानी जिसका 3 कोना हो, और अर्धचंद्र यानी कि हाफ मून की तरह। ठीक है, आधा चांद की तरह, जैसे हंसुआ होता है ना, उसी तरीके से अर्धचंद्रकार ये भी यहाँ पर पॉट बनाए जा रहे थे। तो यह 3 तरीके के उनके शेप थे मुख्य तौर पे। ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, यदि बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाता है तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आप हर स्थिति में आप चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए देखिए, उसके बाद आगे आते हैं, बर्तन पे कई तरह के जानवरों का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, बर्तन पे कई तरह के जानवरों का चित्र का अंकन किया गया है, जिसमें कौन कौन से जानवर हैं। पहला सांप है। ठीक है, सांप जीव जंतु के रूप में सांप का चित्रांकन किया गया है, बकरी का, उसके साथ साथ हिरण का चित्रांकन किया गया है। 3, सांप, बकरी और हिरण, सांप, बकरी और हिरण। उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसी में आ रहे हैं, हम लोग मृदभांड में ही बात कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो से हमें कनखुजरे का प्रमाण मिला है, कान खुजलाने वाला। ठीक है, कान खुजलाने वाला इंस्ट्रूमेंट का प्रमाण मिला है। उसके साथ साथ एक बर्तन पे नाव का चित्रांकन मिला है। ठीक है, एक बड़ा सा पॉट है, एक बड़ा सा बर्तन है, और उस पे नाव का चित्र बनाया हुआ मिला है हमें। कहाँ से? वह मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद सुरकोटदा, जो कि गुजरात का ही हिस्सा है, और सुरकोटदा से हमें पीपल का पत्ता, ठीक है, बर्तन पे पीपल का पत्ता का चित्र मिला है, और उसके साथ साथ हिरण का। ठीक है, उसके साथ साथ जानवर का, जैसे मैंने बताया कि बर्तन पे जानवरों का चित्रांकन था, तो हिरण का चित्र मिला है, उसके साथ साथ सारस का मिला है, और मछली का भी चित्रांकन किया हुआ है। कहाँ से? सुरकोटदा से मिले मृदभांड पे। उसके बाद लोथल के बारे में बात करते हैं, और लोथल से जो मृदभांड मिला, उसके ऊपर एक नए जानवर का चित्रांकन है, जिसका नाम है बारहसिंगा। ठीक है, उसके साथ साथ कालीबंगा से जो मिला, वो उस पे ऊपर लिपि, ठीक है, उसके ऊपर लिपि, लिपि कहने का अर्थ है कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यानी कालीबंगा से जो मृदभांड मिल रहा है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यानी वहाँ से हमें लिपि का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, और आज का हमारा तीसरा पॉइंट है मुहर, यानी हड़प्पा सभ्यता में किस मुहर का इस्तेमाल किया जाता था, और मुहर को बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुहर का प्रयोग व्यापार करने के लिए किया जाता था। जैसे आप देखोगे कि मिस्र की सभ्यता का जब आप अध्ययन करेंगे, उसके साथ साथ मेसोपोटामिया का सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ से कई तरह के आपको प्रमाण मिलेंगे, और हड़प्पा सभ्यता के कई सारे मुहर, कई सारे सील्स वहाँ पाए गए हैं। तो वह इस चीज़ का प्रमाण है कि बाह्य व्यापार जब एक देश का दूसरे देश के साथ होता था, तो उस व्यापार को करने के लिए लोग मुहर का प्रयोग करते थे। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि मुहर को बनाने के लिए लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, और बेसिकली मुहर पे और किनका चित्रांकन होता था, है ना। तो देखिए, मुहर जब ये लोग बनाते थे तो टोटल हमें हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्लेसेस हैं उसमें से टोटल हमें 200 मुहर मिले हैं। ठीक है, 200 मुहर का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो 200 मुहर के प्रमाण में भैंस, ठीक है, उसके ऊपर मतलब यह है कि 200 सील्स जितने भी मिले हैं उसके ऊपर भैंस का चित्रांकन है। ठीक है, उसके साथ साथ बाघ का चित्र अंकित है, बकरी का है, और हाथी का है, और एक सिंगी जानवर का है। ठीक है, इसको एक सिंगी जानवर कर लीजिएगा। और मुख्य तौर पे मैक्सिमम जो जितने भी मैक्सिमम मुहरें हैं उनके ऊपर एक सिंगी जानवर का चित्र मिला है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन ऐसा जानवर है जिसका सबसे ज़्यादा चित्रांकन किया गया है हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मुहरों पर, तो वह एक सिंगी जानवर का। क्लियर है। आगे आते हैं और अगले पॉइंट पे बात करते हैं। मुहर को बेसिकली
सेल खड़ी के माध्यम से बनाया जाता था। ठीक है, इसको अंग्रेजी में अस्टीटाइट बोलते हैं। ठीक है, यदि आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो इसको अस्टीटाइट शब्द भी इस्तेमाल रखना। ठीक है, तो याद रखना, तो सेल खड़ी का बना हुआ होता था। क्या? मुहर सेल खड़ी का बना हुआ होता था। और यह सवाल कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरों को बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो वह सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आगे आते हैं, और वह होता था कि सेल खड़ी यानी जो मुहर पाए गए हैं वो मुख्य तौर पे दो तरीके के होते थे। उनका शेप दो तरीके का होता था। कैसा कैसा? एक तो वर्गाकार होता था, एक कैसा? वर्गाकार होता था, स्क्वायरल, और उसके साथ साथ दूसरा रेक्टेंगुलर होता था, आयताकार होता था। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाले मोहरों के बारे में बताइए कि वह कैसी होती थी, वर्गाकार या आयताकार, या फिर वर्गाकार एवं आयताकार दोनों। तो आपको बताना है वर्गाकार और आयताकार दोनों। क्लियर है? और उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेराकोटा की बनी मोहरें। ठीक है, टेराकोटा उसको बोलते हैं दोस्तों जो आग में पकी हुई मिट्टी। टेराकोटा का बेसिक अर्थ है पकी हुई मिट्टी, जिसको कच्ची मिट्टी को जब जलते हुए आग में डालते थे और उसको जब वो आग से निकाला जाता था उस मिट्टी को, तो उस पकी हुई मिट्टी को ही टेराकोटा बोला जाता था। जैसे होता क्या था कि मान लो कच्ची मिट्टी में आप कोई शेप बनाए, ठीक है, और इस शेप को आप डाल दिए पक्की, जो आग जल रहा है उस आग में डाल दिए इसको पक्की बनाने के लिए। ठीक है, तो जब आग में डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा? कच्ची से यह पक्की हो जाएगा, यह हार्ड हो जाएगा, फिर यह टूटेगा नहीं। तो इसको हार्ड करने के दो ही उपाय थे। पहला उपाय था या तो आप इसको सुखाइए धूप में, दूसरा उपाय था कि या तो आप इसको आग में डालिए। तो मैक्सिमम जो बनाया गया वह आग में डाल करके बनाया गया है, इसीलिए इसको टेराकोटा बोलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से कई टेराकोटा फिगरिन्स का प्रमाण मिलता है। ठीक है, फिगरिन्स क्या बोलते हैं? फिगरिन्स वो होता था जिसको मृण्ड मूर्तिका बोला गया है। ठीक है, मृण्ड का मतलब मरा हुआ होता है और मूर्तिका यानी कि मरी हुई मूर्ति। ठीक है, अब ये कैसे बनाया जाता था? जैसे किसी भी मूर्ति का निर्माण पहले कच्ची मिट्टी से कर दिया गया, उसके बाद उसको उठाकर सीधे आग में डाल दिया गया। अब आग से जब वो निकाला जाएगा तो वह पक्की मिट्टी का बना हुआ मूर्ति होगा, तो इसीलिए उसको बोला गया है टेराकोटा फिगरिन। तो आपसे सवाल यदि मान लीजिए कि टेराकोटा फिगरिन से आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस शब्द से आप परिचित हो जाइए। उसके बाद यह बताया गया है कि टेराकोटा पे जितने भी जो जानवरों का अंकन मिला है उसमें सभी तरह के जानवर पाए गए हैं, हिरन से लेकर बाघ, बकरी, हाथी सभी हैं, लेकिन सिर्फ एक जानवर का चित्र अंकन नहीं मिलता है और उस जानवर का नाम है गाय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा कि टेराकोटा से बनी हुई मोहरें हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी पाई गई हैं और उन मोहरों पे कई सारे जानवरों का चित्रांकन किया गया है। निम्न में से ऐसा कौन सा जानवर है जिसका चित्रांकन नहीं किया गया है? तो उसका नाम है गाय, यानी काऊ का चित्रांकन नहीं मिला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे आते हैं, आज के चौथे पॉइंट पे बात करते हैं और हमारा चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी। यानी हड़प्पा सभ्यता में कई तरह के टेक्नोलॉजी भी चल रहे थे, तकनीकी विकास भी हुआ था। और तकनीकी विकास में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। उस समय पत्थर से, कांसा से, ठीक है, कांसा का मतलब क्या है? ब्रॉन्ज, और तांबा से, और उसके बाद टीन से। ठीक है, टीन, ये आपको पता होगा कि पहले यानी स्टोन एज में हम लोग पत्थर से औजार बनाते थे, उसके बाद कांसा का विकास हुआ, उसके बाद तांबा का हुआ, उसके बाद टीन का। ठीक है, तो इस तरीके से इन चारों को मिला करके यहाँ पर कई तरह के औजार बनाए जाते थे, कई तरह के उपकरण, कई तरह के हथियार बनाए जाते थे और कई तरह के आभूषण भी बनाए जाते थे। तो अब देखो कि यहाँ पे जो भी उपकरण बनाए जाते थे उस उपकरण को बनाने में मैक्सिमम जो हिस्सा लगता था वह तांबा का होता था। ठीक है, मैक्सिमम हिस्सा तांबा का होता था और मिनिमम हिस्सा किसका? टीन का होता था। तो तांबा और टीन को मिला करके औजार बनाए जा रहे थे, इसलिए इसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद देखो, औजार के रूप में वो लोग कुल्हाड़ी, छुरा और बर्छा, यह तीन चीज़ें मुख्य तौर पर बना रहे थे। और दूसरे पॉइंट पे आते हैं, और दूसरा पॉइंट है हमारा मृदभांड व्यवस्था। ठीक है, तो इस दौर में मृदभांड भी बनाया जा रहा था, उसको भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ पर जो मृदभांड जितने भी बनाए जा रहे थे वो चिकना होता था और उसके साथ साथ चमकीला होता था। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले मृदभांड निम्न में से किन प्रकार का होता था? तो चिकना और उसके साथ साथ चमकीला भी।
आगे आते हैं, आभूषण भी ये लोग बना रहे थे, ठीक है। और आभूषण मुख्य तौर पे सोना और चांदी का बनाया जाता था, ठीक है। सोना और चांदी को मिलाकर, ठीक है, मिलाकर मतलब एक साथ नहीं, सोने के अलग आभूषण और चांदी का अलग अलग आभूषण बनाया जाता था। तो आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में आभूषण बनाने के लिए मुख्य तौर पे किन तत्वों का या किन धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसमें मुख्य तौर पे सोना है और चांदी है, दो एलिमेंट हैं। उसके बाद आते हैं, तकली का प्रमाण हमें मिला, ठीक है। तकली भी यहाँ पर बनाया जा रहा था। तकली एक तरीके का मशीन होता था, जैसे आज सिलाई मशीन होता है, उसी को उस दौर में तकली बोला जा रहा है। यानी कि सिलाई के लिए जी एक तरीके के मशीन का निर्माण किया गया था, तकली का निर्माण किया गया था। उसके बाद इस समय एक नाव भी बनाया जा रहा था, जैसे आपने देखा यहाँ पे हड़प्पा के एक मृदभांड पे नाव का चित्रांकन किया गया था। उसी तरीके से इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि नाव को भी बनाना लोग सीख गए थे। उसके साथ साथ मिट्टी की बनाई हुई कई सारी मूर्तियां मिली हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि कच्ची मिट्टी की भी मूर्तियां थी और पक्की मिट्टी की भी मूर्तियां थी। तो पक्की मिट्टी की मूर्तियां हम लोग किसको कहते थे, टेराकोटा फिगरिन को। क्लियर है। अब आगे आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, यानी लास्ट पॉइंट है आज का हमारा, लिपि। यानी उस दौर में जो लोग लिख रहे थे उसको लिखने के लिए किस तरह के लिपि का इस्तेमाल करते थे। मुख्य तौर पे इसको अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, है ना। अब देखो कि लिपि टोटल हड़प्पा सभ्यता का जितना भी एक्सटेंशन हुआ, जितना भी उसका विस्तार हुआ है, आप उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद और पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक चले जाएं, उस पूरे एरिया में टोटल 4000 स्क्रिप्ट पाए गए हैं। टोटल 4000 स्क्रिप्ट पाए गए हैं। उसमें से पहला स्क्रिप्ट 1853 में पाया गया, ठीक है। पहला स्क्रिप्ट हमें 1853 में मिला, लेकिन अफसोस की बात कि उसे पढ़ा नहीं जा सका। और हड़प्पा सभ्यता में जितने भी लेख मिल रहे हैं, जितने भी लिपि मिलेंगे, उसको पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। उसके पीछे क्या वजह है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो कि हड़प्पा का लेख जो होता था वो मुख्य तौर पे छोटा होता था, ठीक है, बहुत बड़ा लेख नहीं है। लेकिन इसके कंपेरेटिव जब स्टडी करेंगे हम लोग किसका, मेसोपोटामिया का, सुमेरियन सभ्यता का, उसके साथ साथ मिस्र की सभ्यता का, तो वहाँ से जो अभिलेख मिल रहे हैं, वहाँ से जो लिपि मिल रहे हैं, वह बहुत लंबे लंबे हैं। लेकिन जो हड़प्पा से मिल रहे हैं, उन दोनों का जब कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो हड़प्पा का लिपि बहुत ही छोटा है तुलनात्मक रूप से। क्लियर है। उसके बाद आप देखो कि हड़प्पा का लेख में मुख्य तौर पे 2 से 4 शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। 2 से 4 शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह वर्गाकार भी है और आयताकार भी है। हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि मुहर वर्गाकार भी थे और आयताकार भी थे। यहाँ पे जो लिपि जो लिखा गया है वह भी वर्गाकार भी है और आयताकार भी है, और 2 हमें बेलनाकार भी मिला, ठीक है। और बेलनाकार हम लोग मेसोपोटामिया से सीखे थे, तो 2 बेलनाकार भी मिला। उसके साथ साथ कुछ जो लिपि मिले हैं वह घनाकार है, क्यूब के आकार का है। और आगे आते हैं, यहाँ का लिपि का नाम क्या था, यदि आपसे सवाल आ जाए तो 2 नाम याद रखिएगा, भाव चित्रात्मक, यानी अपने भाव को, अपने इमोशंस को चित्र के माध्यम से एक्सप्रेस करना। उसके साथ साथ चित्र लेखात्मक, यानी कि चित्र के माध्यम से किसी चीज़ को लिखना। अंग्रेजी में इसको पिक्टोग्राफिक बोलते हैं। तो कई बार सवाल पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा था, उसका क्या नाम था। तो भाव चित्रात्मक था, चित्र लेखात्मक था, अंग्रेजी में पिक्टोग्राफिक था। आगे आते हैं, यह जो है राइट टू लेफ्ट लिखा गया, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। उसके साथ साथ कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें लेफ्ट टू राइट भी लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट टू लेफ्ट भी है और लेफ्ट टू राइट भी है। अब एक हिस्टोरियन हुए हैं जिनका नाम है मजुमदार, ठीक है। तो मजुमदार साहब ने बताया है कि इस दौर में जो भी लिपि मिल रही है वह गोमूत्र के आकार का है, ठीक है, गोमूत्र के आकार का है ना। और सबसे ज़्यादा जो चिन्ह पाया गया है, सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजी लेटर के अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जो लेटर इस्तेमाल किया गया वह यू आकार का, ठीक है, यू आकार का। यह सवाल पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मछली का निशान मिला है, ठीक है, मछली का निशान मिला है। कहाँ से, उनके लिपि पे मछली का भी चित्र मिला है। उसके साथ साथ ब्राह्मी लिपि, अब जो हंटर हैं, हंटर एक हिस्टोरियन हुए, मैंने बताया था आपको जब ओरिजिन के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था कि हंटर का भी अपना एक थ्योरी था। तो हंटर ने कहा है कि इस दौर में, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि पाई गई है वो मुख्य तौर पे ब्राह्मी लिपि का ही एक मूल रूप है, यानी ब्राह्मी लिपि का ही आरंभिक रूप है। उसके बाद एसर राव ने कहा है
S.R. राव भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ हिस्टोरियन भी हैं। इन्होंने कहा कि जो यहाँ से जो लिपि पाई गई है वो मुख्य तौर पे संस्कृत भाषा का मूल रूप है, यानी संस्कृत भाषा शुरुआती दौर में यानी प्रारंभिक दौर में हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाले लिपि के बराबर थी, लिपि के समान थी, लिपि के जैसा था। उसके बाद 250 से लेकर 400 चित्राक्षर पाए गए हैं, ठीक है, चित्र और प्लस अक्षर, इससे बना चित्राक्षर, ठीक है। तो 250 से 400 इसकी संख्या पाई गई है पूरे हड़प्पा सभ्यता में। तो मेरे ख्याल से अब लिपि भी हमारा जितना पॉइंट था हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप चीज़ों को हमेशा हमारे साथ लिख करके नोट्स बना लें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने में सुविधा हो सके। आप 1 बार 2 बार 3 बार करके वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंशेंट हिस्ट्री में आपको फैक्ट्स थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। आपको नेट करना है या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक बार मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे किसी भी वीडियोस को देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता को लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, यह मेरा तीसरा चौथा लेक्चर है उस पर। तो आप एक बार सारे लेक्चर्स को एक बार देख लो, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से किसी भी एग्जामिनेशन में सवाल आए हैं आप उसे सोल्व करके देखिए और उसके बाद देखिएगा कि आपके अंदर कितना वृद्धि हुआ है, कितना आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।